देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना तब की है जब मैं जेबकॉन लैब में काम करता था। जब मेरी नौकरी जेबकॉन लैब में लगी थी तो मुझे चंडीगढ़ से बेंगलुरु आना पड़ा। वैसे इस नए परिवेश में मुझे थोड़ी दिक्कतें तो आ रही थी, पर जब 3 महीने के बाद मुझे जेबकॉन लैब में परमानेंट कर दिया गया तो मेरी छोटी मोटी दिक्कतें अब काफ़ी गंभीर हो गई। क्योंकि मुझे परमानेंट तो कर दिया गया था, पर साथ ही मेरा तबादला भी कर दिया गया था। जेबकॉन के उरीचीली के ब्रांच में, जहां मीलों तक गहरी शांति थी, ये उरीचीली का वो इलाका था जहां आम लोगों का रहना मना था। यहाँ सिर्फ सरकार के चुने हुए साइंटिस्ट थे जो किसी तरह के गोपनीय अनुसंधान में लगे थे। कर यहाँ आने के बाद मुझे रहने के लिए एक कॉटेज दिया गया जो ऑफिस के मेन बिल्डिंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे तो इस कॉटेज में कई कमरे थे, पर वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि मैं उस कॉटेज में अकेला ही हूँ और फिर यहीं से मेरा सारा मामला बिगड़ना शुरू हुआ। दरअसल जब मैं पहली सुबह ऑफिस जाने के लिए रूम से निकला तो मैंने देखा कि मेरे रूम के दरवाजे पर एक चिट चिपकी हुई है जिस पर लिखा था, रात को शोर करना बंद करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये चिट पहले की होगी, इसलिए मैंने उस चिट को फाड़ कर फेंक दिया और ऑफिस चला गया। पर जब अगली सुबह फिर से मुझे वही चेतावनी वाली चिट चिपकी हुई नजर आई तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये है कौन जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा है। क्योंकि एक तो वहाँ मैं अकेला था, तो भला ये चिट चिपका कौन रहा था। एक तो पहले से ही मुझे अकेलापन खाए जा रहा था, ऊपर से ये चिट। खैर उस वक्त तो मैं ऑफिस चला आया, पर मेरे दिमाग के एक कोने में ये चिट वाली बात घूमने लगी। और जब मैं ऑफिस से कॉटेज के लिए निकला तो तब तक मैंने सोच लिया था कि इस बार चिट दरवाजे पर मिली तो क्या करना है। फिर सुबह होते ही मैं बिस्तर से उठा और रूम के बाहर गया ये देखने के लिए कि आज भी वो चिट दरवाजे पर चिपकाई है कि नहीं। और फिर जैसे मैंने दरवाजे पर नज़र डाली तो मुझे वही चिट दरवाजे पर फिर से दिखी, उसी चेतावनी के साथ कि शोर मत करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चूँकि मेरे पास पहले से ही प्लान मौजूद था तो ऐसे में मैं झट से रूम में गया और एक पर्ची पर लिखा, आपको किस तरह का शोर सुनाई देता है मेरे रूम से, क्योंकि मुझे तो कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और आप हो कौन। फिर ये लिखने के बाद मैंने वो पर्ची अपने दरवाजे पर चिपका दी और इस उम्मीद में बैठ गया कि मेरे पर्ची का जवाब मिलेगा। पर अगली सुबह जब मैंने दरवाज़ा चेक किया तो इस बार कोई भी पर्ची नहीं थी। मतलब कि मेरी भी पर्ची अब दरवाजे पर नहीं थी। उस रोज़ पर्ची को दरवाजे पर ना देखकर मुझे लगा कि ये खेल यहीं पर ख़त्म हो गया है, पर ऐसा नहीं था। भले ही अगले कुछ हफ्ते कोई पर्ची दरवाजे पर नहीं मिली, पर 3 हफ्ते के बाद मेरी कंपनी ने एक और एम्प्लॉय को उरीचीली के इस ब्रांच में भेज दिया जिसका नाम रॉनी था। रॉनी के आने से मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब कोई तो था बात करने के लिए, यानी कि हंसी मजाक करने के लिए। पर रॉनी के आते ही फिर से वो पर्ची वाला खेल शुरू हो गया। पर इस बार धमकी और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। इस बार जो पर्ची पर लिखा था वो था कि अब बहुत हुआ, अगर तुमने शोर किया तो हथौड़े से तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मैं उस पर्ची को देखकर हैरान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रॉनी को ये सब मजाक लग रहा था। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ तो होने वाला है, क्योंकि इस बार जब मैं पर्ची पर लिखे उस चेतावनी को पढ़ रहा था तो मुझे कानों में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उसी चेतावनी को चीखते हुए कह रही थी कि शोर मत करना। उस वक्त तो मैंने रॉनी से इस बारे में कुछ नहीं बोला। फिर ऑफिस के बाद जब हम दोनों कॉटेज पहुंचे तो अचानक से रॉनी ने बोला, मैंने उस पर्ची के बारे में पता किया तो पता चला कि पहले से कुछ लोगों को भी ऐसी पर्ची मिली थी, पर ना जाने क्यों उन्होंने कुछ महीनों के बाद वो सब नौकरी छोड़कर चले गए, जिसके बाद से काफ़ी सालों तक ये कॉटेज बंद ही था। वो तो हमारी कंपनी ने डील साइन की है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। वैसे भी यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता, पर क्यों ये बात मुझे किसी से भी मालूम नहीं चली। रॉनी की बात सुनकर अब मेरी चिंता और भी बढ़ गई थी। खैर कुछ और बातचीत करने के बाद हम दोनों सो गए। फिर अचानक ही रॉनी के चीखने से आँख खुल गई और जब मैंने रॉनी की तरफ देखा तो वो बेड के नीचे गिरा छटपटा रहा था।
मैंने फौरन ही रूम की लाइट जलाई तो मैंने देखा कि रोनी खून से लथपथ है। उसका एक हाथ टूटा हुआ था जिससे खून बहे जा रहा था। मैंने फौरन ही एम्बुलेंस को कॉल किया और रोनी को फौरन ही हमारे अनुसंधान के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसका ऑपरेशन करना पड़ा। दरअसल डॉक्टर के अनुसार रोनी की बाएं हाथ की हड्डी ऐसे टूटी थी जैसे कि मानो किसी ने हथौड़े से मार मार कर उसे चूरा बना दिया हो। डॉक्टर ने जैसे ही अपने मत में हथौड़े का जिक्र किया, वैसे ही मेरे दिमाग में उस पर्ची पर लिखी चेतावनी ध्यान में आ गई, जिसमें लिखा था कि अगर तुम नहीं माने तो हथौड़े से हाथ तोड़ दूंगी। खैर उस रात में अस्पताल में ही रहा और सुबह जब रोनी को होश आया तो वो चीखने लगा। शायद रोनी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, वो बार बार बचाओ बचाओ कहे जा रहा था। खैर डॉक्टर ने कुछ देर के बाद रोनी को शांत कर दिया और फिर जब रोनी शांत हुआ तो उसने डरते डरते बताया कि रात को दरवाजे पर दस्तक हुई थी और रोनी की आंख खुल गई। रोनी इससे पहले कुछ समझ पाता कि दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे के खुलते ही एक औरत हाथ में बड़ा सा हथौड़ा लिए रूम में दाखिल हुई और अंदर आते ही रोनी के हाथ पर हथौड़े से मारने लगी। फिर जब रोनी की आंखों के आगे अंधेरा पसरा तो वो औरत गायब हो गई। दोस्तों ये सब जानने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब एक रात भी उस कॉटेज में नहीं रुकूंगा। लिहाजा मैंने वहाँ से वो लैब की नौकरी छोड़ दी। यहाँ तक कि रोनी ने भी। फिर कुछ सालों बाद पता चला कि उस कॉटेज से बहुत से लोग गायब हो गए या फिर उन्होंने वहाँ से काम ही छोड़ दिया, पर असल वजह आज तक साफ नहीं हो पाई है। आखिर वो औरत कौन थी और उसने सिर्फ रोनी पर ही हमला क्यों किया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि बेंगलुरु के एक अस्पताल की है। दोस्तों मेरा नाम सुधांशु शर्मा है। साल 1993 की बात है ये, जब मैं एक युवा डॉक्टर था और मेरी पहली पोस्टिंग बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी। उस वक्त मैं उत्साह और थोड़ी घबराहट के साथ अपनी नई जिम्मेदारी की शुरुआत कर रहा था। अस्पताल बेहद पुराना था, उसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थी और रात की ड्यूटी के दौरान गलियारों में अजीब सा सन्नाटा रहता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी रात आएगी जो मुझे हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों ये कहानी उसी रात की है जब मैंने कुछ ऐसा देखा और महसूस किया जो इंसानी समझ से परे था। उस रात मैं इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर था। रात के लगभग 1 बजे होंगे। बाहर बारिश हो रही थी और अस्पताल के गलियारे में सिर्फ मेरे जूतों की आवाज़ ही गूंज रही थी। तभी एक नर्स दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, डॉक्टर साहब एक मरीज आया है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। मैंने बिना देरी किए अपने स्टेथोस्कोप को उठाया और नर्स के साथ वार्ड की ओर चल पड़ा। फिर जब मैं वार्ड में पहुंचा तो वहां पर एक मरीज बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और गहरी थी। तभी उसने मुझे देखा तो उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे वो मेरे भीतर तक देख रहा हो। फिर मैंने उसका चार्ट देखा तो उसका नाम ही नहीं था, उसकी उम्र भी नहीं थी और ना ही कोई पहचान पत्र और ना ही उसका कोई रिश्तेदार। नर्स ने बताया कि उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया गया है। फिर मैंने उसकी जांच शुरू की। उसका ब्लड प्रेशर और पल्स सामान्य थे, लेकिन उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि लगभग महसूस ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। बस वो मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर गई। फिर मैंने नर्स को कुछ टेस्ट करने के लिए बोला और उसे ऑब्जर्वेशन में रखने का आदेश दिया। फिर अगले कुछ घंटों तक मैंने उस मरीज पर नज़र रखी। वो बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी हरकतें सामान्य नहीं थी। कभी वो अचानक बिस्तर पर बैठ जाता तो कभी वो बिना किसी कारण के दीवार की ओर देखने लगता और फिर वापस से वो लेट जाता। एक बार तो उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया भी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ में सिरहन सी दौड़ गई। अब रात के 3 बजे मैंने उसे कुछ दवाइयाँ भी दी और वापस से अपने केबिन में घुस गया, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी छवि बार बार उभर रही थी। फिर मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उस रात कुछ तो गलत था।
अगले दिन फिर से मेरी ड्यूटी खत्म हुई और मैं थक कर चोर अपने छोटे से किराए के मकान में लौटा। लेकिन मेरा घर बेंगलुरु के एक शांत इलाके में था जहां रात को सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। मैंने खाना पीना किया, नहाया धोया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में वही मरीज अब बार बार आ रहा था। फिर अचानक ही मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है। मैंने अपनी आंखें खोली और अंधेरे में देखा तो मेरे बिस्तर के पास एक आकृति खड़ी थी। फिर मैंने तुरंत ही लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा उससे तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, ये वही मरीज था जिसे मैंने अस्पताल में देखा था। वो मेरे घर में कैसे आया? मैंने दरवाजे बंद किए हुए थे और खिड़कियां भी बंद थी। फिर वो यहाँ पर कैसे आ गया? पर मैंने उससे डरते हुए पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम हो कौन? पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस वही अजीब सी मुस्कान लिए वो मुझे देखता रहा। फिर मैंने अपने आप को संभाला और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसमें कोई गर्माहट भी नहीं थी, जिस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया और मैं पीछे हट गया। फिर उसने धीरे से मेरी ओर कदम बढ़ाया और फिर वो गायब हो गया। हाँ, एक पल में वो मेरे सामने से गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब ये देखकर मेरे शरीर में कपकपी छूट रही थी। मैंने पूरे घर की तलाशी भी ली, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मैंने कोई सपना देखा है, लेकिन वो सपना इतना वास्तविक तो नहीं हो सकता था कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। फिर अगले दिन मैं अस्पताल पहुँचा और मैंने उस मरीज के बारे में पूछा, लेकिन नर्स ने बताया कि वो रात में ही गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया और उसकी वो फाइल भी गायब थी। मैंने अस्पताल के गार्ड से भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसने किसी को बाहर जाते ही नहीं देखा। अब मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था कि वो मरीज कौन था और मेरे घर पर कैसे पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इंसान था भी या नहीं। फिर मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे पागल समझेंगे, इसलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हर रात अपने घर में अजीब सी आवाज़ें सुनने लगा, कभी खिड़की के शीशे पर खटखटाहट तो कभी फर्श पर कदमों की आहट। मैं रात को सो नहीं पाता था। हर बार मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। फिर एक हफ्ते बाद मैंने फैसला किया कि मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। तभी मैंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, जिससे मुझे पता चला कि जिस वार्ड में उस मरीज को भर्ती किया गया था वो पहले एक मानसिक रोगियों का वार्ड था। कई साल पहले वहाँ पर एक मरीज की रहस्यमय मौत हो गई थी और उस मरीज का नाम नहीं मिला, लेकिन रिकॉर्ड्स में लिखा था कि वो अजीब हरकतें करता था और वो रात को गायब हो जाता था। फिर मैंने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उस अस्पताल के आसपास कई साल पहले एक तांत्रिक रहता था जो अजीब अजीब अनुष्ठान करता था। कुछ लोगों का मानना था कि उसने अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में बांध दिया था। मुझे ये सब सुनकर हंसी तो आई, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था वो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं इन बातों पर यकीन करूं कि नहीं। फिर एक रात जब मैं अस्पताल में अकेला था तो मुझे फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो फिर से मेरे सामने था, पर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी और उसने मेरी ओर कदम बढ़ाया और धीमी डरावनी आवाज में बोला कि तुमने मुझे देखा और अब तुम मेरे हो। जिस वजह से मैं डर के मारे पीछे हट गया और मेरे हाथों में एक पुरानी ताबीज भी थी जो मेरी दादी ने मुझे दी थी। फिर मैंने उसे कसकर पकड़ा और मैंने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए जो मुझे बचपन में सिखाए गए थे। फिर अचानक ही वो आकृति जोर से चीखने लगी और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। फिर उसके बाद मैंने उस अस्पताल में काम करना ही छोड़ दिया। दोस्तों, मैं बेंगलुरु से दूर एक छोटे से शहर में चला गया, लेकिन वो रात और वो मरीज मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गए। पर आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, शायद वो अभी भी मेरे पीछे है। ये घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना थी। मैं नहीं जानता कि वो मरीज कौन था या क्या था, लेकिन एक बात पक्की है, कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते और शायद हमें उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा
ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।